नाज़रीन, वतन अज़ीज़ काफ़ी अरसे से दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग से नबरदाज़मा है और बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान इससे शदीद मुतासर हैं। बलूचिस्तान की बात की जाए तो ये एक महाज़ है जहाँ दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग जो है वो सिर्फ़ हथियारों से नहीं लड़ी जाती है, बल्कि वहाँ पर दुश्वार गुज़ार जोग्राफिया और तवील सरहदें और पेचीदा सिक्योरिटी हक़ाइक़ जो हैं उसके दरमियान हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो जंग लड़ते हैं और मुल्क में अमन तबाह करने वाले जो फितनउल खवारिज हैं उनके ख़िलाफ़ उनको जहन्नुम वासिल करते हैं, उनको अंजाम तक पहुंचाते हैं। आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी कॉन्टेक्स्ट में की, जिसमें उन्होंने बलूचिस्तान में दहशत गर्दी में जो हालिया पेश आने वाले वाक़यात हैं उस पर ब्रीफिंग भी दी। तफसीली ब्रीफिंग थी ये, और उन्होंने गुज़िश्ता जो 4 रोज़ में फितनउल खवारिज के दहशत गर्दों ने जो 3 मकामात पर हमले किए जिसमें मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया, लेकिन बलूचिस्तान की बहादुर अवाम और पुलिस ने इसका दलेरी से मुकाबला भी किया। DGISPR के मुताबिक 3 वाक़यात में वतन अज़ीज़ का दिफा करते हुए 42 शहादतें हुई हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयों में 54 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल भी किया गया है। और DGISPR का ये भी कहना था कि पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के दुश्मन दहशत गर्दी के इन वाक़यात में मुलव्विस हैं। यकीनन वो नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो तरक्की की राह पर गामजन हो, और पाकिस्तान जो है इस वक्त जिस तरह से पीस मेकर का किरदार अदा कर रहा है, ये भी उनके लिए इसको एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है। और एक वाज़ेह पैगाम भी उन्होंने दिया है कि मासूम शहरियों और बहादुर सपूतों को निशाना बनाने वालों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। इसी हवाले से फील्ड मार्शल साहब का भी आज एक अहम हमने स्टेटमेंट देखा जब उन्होंने विज़िट किया नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, और जहां उन्होंने सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के जो फारिगुल तहसील अफसरान थे उनके साथ भी उन्होंने खिताब किया। और उन्होंने एक बार फिर इस अज़म को दोहराया कि दुश्मन की जो प्रॉक्सी नेटवर्क्स हैं उनको पाकिस्तान के साथ खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और दहशत गर्दों की जो महफूज पनाह गाहें हैं और उनके जो सहूलतकार हैं उनको हर सूरत में उनका ख़ात्मा जो है वो हम यकीनी बनाएंगे, और ये हम आवाम के इत्तेहाद के साथ मिलकर करेंगे। सरहद पार जितने भी दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको रियासत जो है वो अपनी ताकत से कुचल रही है, और अफवाज पाकिस्तान हर किस्म के चैलेंज से निपटने के लिए भरपूर सलाहियत रखती है। इसी तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। मेरे साथ गेस्ट मौजूद है बाबर अलाउद्दीन साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार फवाद अहमद। आप दोनों मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहना चाहूँगी। बाबर साहब, जिस तरह से आज हमने देखा कि बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रही है और DGISPR ने जो ब्रीफिंग दी उस पर तो मैं सर बात करूंगी, लेकिन हम काफ़ी अरसे से देखते हुए आ रहे हैं कि जो दहशत गर्दी है वो बिलखुसूस बलूचिस्तान में ज़्यादा हमें नज़र आई है और टारगेट किया जाता रहा है। आप किस तरह समझ रहे हैं कि बलूचिस्तान के दुश्वार गुजार जोग्राफिया, जैसे कि मैंने पहले बात की, वहाँ पर दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस को बड़े चैलेंजेस का सामना होता है, जिसका जिक्र आज DGISPR ने भी किया और बड़ी अचीवमेंट की भी बात की है। क्या पैगाम दिया है उन्होंने? जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, दहशतगर्दी इस वक्त हम 2 जगहों पर दहशतगर्दी के खिलाफ नंबरदस्मा है, एक बलूचिस्तान में और एक KPK में। मुझे दोनों जगह पर रहते हुए, सर्विस करते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में हिस्सा लेने का मौका मिला हुआ है। मैं इस दोनों इलाकों को जानता हूँ। दोनों इलाकों का कोई मुआवजा नहीं है, और ये दहशतगर्दी का जो बेसिक दोनों जगहों पर जो जंग है, इन दोनों का स्पेक्ट्रम डिफरेंट है, फिलॉसफी डिफरेंट है। वहाँ पर जो इनको कैनन फॉडर इनके हाथों में लोग बनते हैं, दोनों जगह पर डिफरेंट हैं। दोनों जगह इनका नैरेटिव डिफरेंट है, लोग डिफरेंट है। इसलिए अभी सिर्फ बलूचिस्तान की जो कि आपने बात की है, बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, मेरा नहीं ख्याल कि रिसेंट हिस्ट्री में कभी किसी मुल्क की फौज ने इतनी मुश्किल जंग लड़ी होगी और कामयाबी से लड़ी होगी। बलूचिस्तान, आपने दुरुस्त फरमाया, एक बहुत वसी इलाका है, दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका है, रास्ते बहुत लंबे हैं, फासले बहुत ज़्यादा हैं, आबादी बहुत कम है। इनको बड़ी इजी से हाइड आउट मिल जाती हैं, इनको वहाँ पर कटिंग्स हैं, वहाँ पर बहुत सारे जगहों के ऊपर इनको छुपने की जगह मिल जाती है, एम्बुश लगाने आसान होते हैं। तो इन तमाम वजूहात की छोटे छोटे ग्रुप्स से ये मूव करते हैं, ऑफ द लैंड रहते हैं, लोकल्स हैं, इनके लिए लॉजिस्टिक्स भी ईजी होते हैं। जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज जो है, डेफिनेटली उनकी पोजीशन सबको पता होती हैं, वो ज़्यादा उतने फ्लेक्सिबिलिटी उनके पास नहीं होती, वो ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होती है, उनकी पोजीशंस मूव भी प्रेडिक्टेबल होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि ये छोटे ग्रुप से होते हैं, इसलिए आप इनके खिलाफ जो बेस्ट पॉसिबल या जो बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है वो यही है कि इनके खिलाफ IBO, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए जाए।
जो कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस कर भी रही हैं, कामयाबी से कर रही हैं। लोगों को ढाल बनाते हैं, ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। हम कोलेटरल डैमेजेस को अवॉइड हाथुल करते हैं, क्योंकि ये हमारे अपने लोग हैं। वहां पर उन्हें बलोच पॉपुलेशन के ज़हन में एक अजीब सा नेगेटिव नैरेटिव इंड्यूस किया हुआ है। आल्दो अभी ये बलोचों के खुद भी सबसे बड़े दुश्मन हैं, उन्हीं को मार रहे हैं। ये जो आपने देखा पिछले चंद दिनों में जो कुछ हुआ है, इसमें जो जियारत में लोग बेचारे शहीद हुए हैं वो जी। इन्हीं के थे, चाहे वो बलोचिस्तान पुलिस के थे लेकिन उनका ताल्लुक बलोचिस्तान से था। जो कोयटा के करीब उन्होंने गांव पे अटैक किया वो भी बलोचिस्तान के लोग हैं, चाहे पश्तून है। तो एक तरफ हमारा मशरकी हमसाया जो हमारा दुश्मन रोज अव्वल से है, वो हमारे मगरबी हमसाया की जगह, उसकी जमीन, उसकी टेरिटरी इस्तेमाल करते हुए हमारे मुल्क में इनको वहां से इन्फिल्ट्रेट कराते हैं। तो अजीब सा सिनेरियो है टू फ्रंट वॉर का। दुनिया में किसी मुल्क को इस सिचुएशन का सामना नहीं है। अब आपने देखा होगा दुनिया की मॉडर्न आर्मीज भी, चाहे वो अफगानिस्तान में अमेरिका था या कहीं पर नेटो भी थे, वो कभी भी इस जंग में इस तरीके से नहीं लड़ते थे। वो एरियल बॉम्बिंग करते थे, चंद नोन जगहों के ऊपर फोर्टिफाइड पोजीशन में रहते थे, बागराम जैसी ना वो बाहर निकलते थे। वो कंट्री साइड को उनको परवाह नहीं थी। हमारा ये अपना मुल्क है, हमने वहां पर लोगों का भी भला करना है, हमने रोड के ऊपर आमदोरफ्त को भी यकीनी बनाना है, हमने लाइफ को भी मूव ऑन करना है, हमने वहां पर गवर्नेंस को भी यकीनी बनाना है आम पब्लिक के ठीक। लिए। इसलिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की कंपल्शन है, हम छावनियों में, चेक पोस्टों में, 45 पोजीशंस में नहीं बैठ सकते। इसलिए कैजुअलिटी जरा ज्यादा होती है वहां पर। लेकिन जिस तरीके से ये लोग अफसर और जवान अपनी जानों के नजराने पेश बिल्कुल। करे, अनबिलीवेबल, ये बिल्कुल। एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। और आप देखिए हर रोज नई दास्तानें रकम हो रही हैं और ठीक। उनके पाया इस्तकलाल में बिल्कुल कमी नहीं आ रही। ठीक बहरहाल सर। एक डिफिकल्ट सिचुएशन है। इससे निकलने के लिए स्ट्रैटेजीज को शायद कुछ जगहों पर चेंज करने की जरूरत है। आई एम वेरी श्योर कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, आर्मी चीफ हैं, गवर्नमेंट है, सारे इसी बारे में सारा दिन सोचते हुए रहते हैं। और इंशाल्लाह इन लोगों को कहीं जाने की जगह नहीं मिलेगी। और इन ठीक। दी लॉन्गर रन, अगर ये समझ, आखिरी बात, अगर ये समझते हैं कि पाकिस्तान की फौज को और इस कौम को थका के एक लंबी जंग में अपने मकासद हासिल कर लेंगे, तो इंशाल्लाह वो कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है। फवाद, हम हमेशा बलूचिस्तान के डायनामिक्स पे बात करते हैं और जब हम इस पे बिलखुसूस बात करते हैं वहाँ पे जो जिस तरह से दहशतगर्दी है, जिस तरह से भारत की प्रॉक्सीज़ या दीगर जो कलदम तंजीमें BLA वगैरह उनकी जो इंसर्जेंसीज़ हैं, हमेशा हमने बात की है। और अब तो खैर वो झूठ का पलंदा भी सामने आ चुका है कि एक सो कॉल्ड आप आज़ादी के लिए बात करते थे, अब तो ये अपने अपने ही लोगों को, मासूम जो बलूची हैं उनको शहीद कर रहे हैं। और जिस तरह से अब आवाम के सामने ये हकीकत आया हो चुकी है कि ये असल में फितनउल खवारिजी हैं जो कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान के अमन और खुशहाली के दुश्मन हैं। जिस तरह बात की कि अब आवाम और पुलिस ने दिलेरी से मुकाबला किया है, और जिस स्ट्रैटेजी की ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे हैं कि पॉलिसी मेकर को अब देखने की ज़रूरत है, यकीनन वो सियासी इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं, बेहतर तर्ज हुक्मरानी की बात कर रहे हैं, और यकीनन जो मुआशी तरक्की उसकी भी बात कर रहे हैं। लेकिन DGISPR ने जब बात की दहशतगर्दी के पस मंज़र में, तो उन्होंने बैरूनी सरपरस्ती का भी जिक्र किया। अब ज़रूरत तो इस बात की है कि हम को सिफारती महाज पर क्या बेहतरीन हिकमत अमली इख्तियार करें, क्योंकि दहशतगर्दों को तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस चुन चुन के मार रही है। बहुत शुक्रिया शाजिया आपका, आपने इनवाइट किया। लेकिन सबसे पहले गुफ्तगू के आगाज़ से पहले उन तमाम जवानों को, उन शहरियों को खराज तहसीन पेश करना होगा कि जो अपनी जान जो है वो इस मादरे वतन की हिफाजत के लिए और इसलिए अपनी जान कुर्बान कर बैठे कि हम लोग जो है वो सुकून की नींद सो सके। वरना ये दहशतगर्दी का अफरियत है, ये एक आकाश बेल है, ये एक फैलता हुआ कैंसर है कि जो फिर जो है वो हर जगह पर फैलता नजर आता है। लेकिन उसके आगे आनी दीवार हमारे ये जवान है, उनको अगर खराज तहसीन ना पेश करें तो एक बहुत बड़ी ज्यादती जी। होगी। बुनियादी तौर पर हमें समझना होगा कि गुज़िश्ता बरस हमने देखा कि पाकिस्तान ने मार के हक में हिंदुस्तान को नाको चने चबवाए। सिर्फ एक वो वाकया नहीं है, बल्कि उसके बाद पाकिस्तान का मुस्तकिल जो अफगानिस्तान पे एक ऑपरेशन है कि जहां दहशतगर्दी के ठिकाने हैं वहां पाकिस्तान जो है वो घुस कर उनको जो है वहां पर निशाना बनाता है। ये दो चीजें ऐसी हैं कि जो दोनों मुल्कों को बहुत परेशान कर रही हैं। एक तो भारत तड़पता फिर रहा है, उसका ऑपरेशन नाकाम, सिंदूर जो था जो उसके मुंह पे कालक की सूरत में फैल के मल गया, वो और उनका ये कहना कि वो जारी रहेगा, उसका क्या मतलब है? ऑपरेशन सिंदूर जारी रहने का मतलब यही है कि हिंदुस्तान अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के अंदर, और प्रॉक्सीज जो है वो कुछ अफगानिस्तान से ऑपरेट होती हैं, कुछ वो बरह रास्त ऑपरेट करती है। ये पूरा एक नेक्सस है, और दुनिया की तारीख में शायद ही कोई ऐसा नेक्सस हो कि दो जानिब से दो जो है वो कुव्वतें आपस में मिल जाएं। अब जाहिर है कि तालिबान के पास दोनों जानिब से, अगर आप देखें जरा इसको आराम से समझने की कोशिश करें,
तालिबान की जो गैर कानूनी कब्जा ग्रुप की एक हुकूमत काबुल के ऊपर मौजूद है, उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपने मुल्क पे होने वाली किसी स्ट्राइक का जवाब दे सके। नंबर एक, उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपने मुल्क में जो दहशतगर्द मौजूद हैं, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान या फितना खारिज के नाम से इनको हम जानते हैं, उनको नकेल डाल सकें। उनके पास इतनी कैपेबिलिटी मौजूद नहीं है कि वो अपने अंदर मौजूद जो दाइश के नाम पे और बाकी दहशतगर्द तंजीमों के नाम पर मौजूद लोग हैं, उन सब का मुकाबला कर सकें। लेकिन उनकी ख्वाहिश बड़ी है कि वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करें और पाकिस्तान को जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। वो ये भूल जाते हैं कि 40-45 साल यहाँ पर जो है वो नमक हरामी की जिंदगी वो गुजारते रहे, कि जिस मुल्क का खाते थे उसी को जो है वो आज छेद करने की या उसी मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। तो अगर इसको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम से अगर नैरो करते जाएं तो फिर आपको समझ में आएगी कि अफगानिस्तान अपने जख्म चाट रहा है। उनको तकलीफ है कि हमारे मुल्क में घुस के अंदर, भाई यहाँ तो आप उन दहशतगर्दों के ठिकानों को खुद हमला करके तबाह कर दो। जो कुव्वत आप पाकिस्तान पे हमला करने पे लगा रहे हो, ये उनके ऊपर लगा लो। जिस हिम्मत के साथ आप पाकिस्तान पे हमले की कोशिश कर रहे हो, वो हिम्मत आप उनके ठिकाने खत्म करने पे लगा लो। हमारा तो मुतालबा ही कोई नहीं है, ना हम आपसे कोई चीज मांग रहे हैं, ना हम आपसे कोई हर्जाना मांग रहे हैं, ना हम आपसे कोई इस बात का पैसा मांग रहे हैं कि आपने हमारे मुल्क में पूरे इकोसिस्टम और हमारे फैब्रिक, सोशल फैब्रिक को जो तबाह किया यहाँ पर, हम तो उसका किसी चीज का हर्जाना नहीं मांग रहे। हम तो आपसे कहते हैं कि भाई आपके मुल्क में अब जो है वो आपकी पसंदीदा हुकूमत आ गई, लिहाजा आप वहां चले जाइए। तो पाकिस्तान जो है वो एक अफगानिस्तान का चैलेंज और फिर दूसरा हिंदुस्तान का चैलेंज है। जाहिर है कि महाज जंग के अंदर वो पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। अब महाज जंग में मिलने वाली चोटों को कैसे जो है वो मुंदमल किया जाए, कैसे जो है वो पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश की जाए, कैसे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। तो अब उसका तरीका ये है कि पाकिस्तान के दुश्मन जो है वो मिलकर अपनी प्रॉक्सीज के जरिए, मैंने इस तरह से पहले भी कहा, और कहीं पर जो है वो बराह रास्त जो है वो बराह रास्त की जब हम बात करते हैं तो जाहिर है कि इसमें रॉ के जो है वो मुख्तलिफ जो फंडेड सेल है, स्लीपिंग सेल है, वो भी शामिल है। और इसको सिर्फ आप आइसोलेशन देखेंगे, आपको देखनी चाहिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कि जो गुज़िश्ता रोज कैलिफोर्निया के अंदर हुई, जी। कि जिसमें बताया गया कि 28 के करीब दहशतगर्द जो है वो जिनका हिंदुस्तान के मुख्तलिफ गैंग से ताल्लुक है और वो राह से भी ताल्लुक रखते हैं, वो सारे का सारा नेक्सस पकड़ा गया कि जो पाकिस्तान हिंदुस्तान से बाहर कार्रवाइयां करता था, कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, उस सारे ग्रुप को बशनोई गैंग का भी नाम सामने आया है। मशनूई गैंग है। फिर वो दूसरा एक वो लार्वा पीपा है, क्या नाम है उसका, मैं उसका नाम भी ज़हन से मेरे निकल जाता जी। है। वो दो दो gangs हैं, दोनों का जो है वो नेक्सस बरामद होता है। पूरा एक जो है वो 3 मुल्कों की 3 इन्वेस्टिगेशन मुनज़्ज़म है। आप ग्रुप्स ये हैं। जी जी। तीन 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 मुल्कों की 3 मुल्क कह लें या 3 रीजन्स की, एक अमेरिका है, एक यूरोप है और एक कनाडा है। इन तीनों की इंटेलिजेंस ने मिलकर जो है वो पूरा एक नेक्सस गिरफ्तार, 28 लोग उसमें गिरफ्तार होते हैं। यहां तक भी पता लगता है कि हिंदुस्तान की जो पुलिस है उनसे 4 लाख रुपए एक फैमिली से लॉस एंजलिस की मांगती है कि आपको खिलाफ वरना हिंदुस्तान में पर्चा दे देंगे अगर आपने जो है वो $4 लाख ना दिए। तो ये सारी चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। ये बताती हैं कि हिंदुस्तान को अपने मुल्क से बाहर कार्रवाइयों का, घुस के ठीक। मारने का, दूसरे मुल्कों के अंदर जो है वो हीरो बनने का बड़ा शौक है। अब नरजीत सिंह नजर का जो कत्ल उन्होंने कनाडा के अंदर किया, वो जाहिर है कि उनके गले पड़ गया है। फिर इस तरह से पुन्नू को उन्होंने मारने की अमेरिका में कोशिश की, वो नाकाम रहे। तो ये सारे नेक्सस जो रॉ के थे, जो रॉ का एक तरीका वारदात है, जब वो मुल्क से बाहर भी पकड़ा जा रहा है, तो फिर ये आप कैसे सोच सकते हैं कि जो अमेरिका और कनाडा के अंदर जाके ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पकड़े जा रहे हैं, वो पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं करते होंगे। ये जो है वो कैसे हम भूल जाते हैं कि कुलभूषण यादव जो है वो बलूचिस्तान से पकड़ा गया था, ईरान के करीब, बलूचिस्तान के करीब बॉर्डर से पकड़ा गया था। तो ये सारी चीजें हमें बताती हैं कि अफगानी और उनके साथ मिले हुए भारतीय, ये ठीक। दोनों मिलकर जो है वो पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिशें बलूचिस्तान में भी बिल्कुल करते हैं सर, और फिर आपका केपीके पॉइंट के फवाद साहब, कबाली इलाकों के अंदर। आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर साहब, यही बात कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है उसके पीछे यकीनन फितनौल भारत और फितनौल हिंदुस्तान और फितनौल खवारिज, ये दोनों जो हैं इनकी इंसर्जेंसीज़ हैं, प्रॉक्सीज़ हैं, ये फैसिलिटेट भी करते हैं, फंडिंग भी करते हैं। लेकिन अब तो बैनुल अक़वामी जराइम आलमी सतह पर पहुंच चुके हैं भारत के। अब जिस तरह फवाद भी जिक्र कर रहे हैं कि अमरीकी सिक्योरिटी है, उनके मुताबिक भारत जो है वो दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, मनशियात में भी मुलव्विस है। और अब ये तमाम चीज़ें देख के आप क्या समझ रहे हैं कि भारत, पाकिस्तान ने जिस तरह से अपना केस आलमी फोरम के सामने रखा है, सबूतों के साथ रखा है, कुलभूषण सबसे बड़ा सबूत है और भी बहुत सारे सबूत हैं, ये वक्त नहीं है कि इस वक्त सफारती तौर पर जो है और दीगर ममालिक, जिस तरह के ये 3 ममालिक की बात भी कर रहे थे, और अमेरिका और यूरोप और कनाडा, वहाँ पर भी भारत की जो है वो जराइम की अब बेनकाब हो चुके हैं, उनकी मज़मूम मकासद। तो आलमी फोरम इस पे कोई इक़दामात ले रही है, कोई इस तरह का कोई, हम आगे फोरम पे हम तो खैर कहते रहते हैं, लेकिन क्या अमेरिका और कनाडा की जानिब से भी आ रहा है इस तरह के कोई इक़दामात सामने?
देखिए जी, हम तो बहुत अरसे से कहते चले आ रहे हैं, हमने डोजियर्स भी दिए हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स ने यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में जाके डोजियर्स दिए हैं, उनसे शेयर भी किए हैं, लेकिन हमारी बातों को शायद वो उतना सीरियस नहीं लेते रहे कि जी ये तो आपस में दुश्मन है, ये ऐसी बातें करते रहते हैं और करते रहेंगे। बट अब तो ये जो गैंग है, इसको तो मैं मोदी गैंग कहूंगा, और गैंग और को नाम देने की जरूरत नहीं। दिस इज मोदी गैंग, जो कि पूरी दुनिया में स्टेट टेररिज्म का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है। ये आर्किटेक्ट हैं स्टेट टेररिज्म के, इनकी जो सीक्रेट एजेंसी रॉ है, बदनाम जमाना, ये अभी अक्रॉस एशिया, अक्रॉस ओशियन इन्होंने ये काम करना शुरू किया है। और ये मैं और आप या फवाद साहब नहीं कह रहे, ये अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी कह रही है, कनाडा की गवर्नमेंट कह रही है, इंग्लैंड की गवर्नमेंट कह रही है, उसके बाद कतर और मिडल ईस्ट की हुकूमतें कह रही हैं, जहां पर इनके लोग पकड़े गए हैं, कन्विक्ट हुए हैं, फिर ये माफिया मांगते हैं, फिर ये लोगों के सामने शर्मिंदा भी नहीं होते, दूसरे मुल्कों में जाकर उनके शहरियों को कत्ल करते हैं। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके एक एम्बेसडर को टेररिज्म को स्पॉन्सर करने पे मुल्क बदर किया गया, इनके सफारती अमले को निकाला गया। तो आप वाली बात पता दुनिया को है सबको। अब तो भाई आपके अपने हाथ घर तक आग पहुंची हुई है। अब तो आंखें खोलो, हमारी बातों पे अगर तवज्जो नहीं भी देनी, तहकीकात कर लेते हो, गैंग पकड़ लेते हो, उनके साथ एहतजाज भी करते हो, उनके सफारती अमले को भी निकालते हो, तो फिर इंतजार किस चीज का करते हो? दुनिया के किस और अब तो खुद अब तुम्हारे घर तक पहुंच गया ना वो, हमारी बात तो छोड़े। तो अब तो ना खुद ही कुछ ना कुछ उसके ऊपर एक्शन लेना है, और एक्शन लेना इतना मुश्किल नहीं है। इंटरनेशनल फोरम्स, मैं ये नहीं कहता कि उनके ऊपर हमला कर दें, इनको सफारती सतह के ऊपर इनको आइसोलेट करें, इनको दुनिया के सामने आप एक्सपोज करें, जनरल असेंबली में करें। आप P5 कंट्रीज हैं, यूएन कि P5 कंट्रीज में अमेरिका और बरतानिया दोनों शामिल है, दोनों मुल्कों में इनकी दहशतगर्दी पकड़ी गई है। तो इसलिए इन चीजों को सीरियस लेना चाहिए। तर्ज हुक्मरानी जो है, ये आज की मॉडर्न दुनिया में तो नहीं चल सकती। अभी ईरान अमेरिका जंग में जो इन्होंने किया, ईरान के साथ जो उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर हमेशा से रहा है, उसकी पीठ में छुरा घोंपा। और अभी आप देख लेंगे इसराइल के साथ मिलके तो दुनिया में एक नए सिरे के एक दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी को, दोनों का माइंड सेट एक ही है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की बुनियाद पर ये हुकूमत करते हैं। और इनका अपना हुक्मरान, इनका अपना वजीर आजम, वो नाम नेहाज जब अमेरिका जाता है तो अमेरिका का सदर सामने उठा के उसको कहता है यू आर अ किलर, तो वो दांत निकाल रहा होता है। इनको तो शर्मिंदगी भी नहीं होती। भाई अगर वो किलर है, उसके पीछे टैग लगा हुआ है गुजरात के मर्डर बुचरर का, जिसका तुमने दाखला बंद किया हुआ था, तो हमारी बातों पे ना जाओ। जो तुम्हारी अपनी तहकीकात हैं, जो खुद कह रही हैं कि ये गैंग्स हैं, ये गैंगस्टर्स हैं, तो गैंग्स और गैंगस्टर ऐसे तो नहीं बन जाते। जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके गिर्द घेरा जब तक अब तंग नहीं करेंगे, ठीक। तो ये तो तमाशा बनाई रखेंगे। इसलिए आपकी ठीक। बात से इत्तेफाक करता हूँ, पाकिस्तान जो कर सकता था हम कर रहे हैं। हमारी सफारतकारी इस वक्त बिल्कुल ठीक है, हम ऑफेंसिवली इनको एक्सपोज करने की कोशिश हमेशा से करते रहे हैं, अब भी कर रहे हैं, करते रहेंगे, क्योंकि हम पीस लिविंग एक कंट्री मुल्क हैं। हम अमन पे और उस एक जुम्मेदार रियासत होने का सबूत देते हैं। बट ठीक है। इन्होंने अगर ये समझा है कि ये हमारी कमजोरी है, तो जो इनके साथ पिछले साल होगा, जो फवाद साहब ने कहा था, इनको पता है इनके साथ आइंदा ही होना है, तभी प्रॉक्सीज के जरिए जंग लड़ते हैं, खुद सामने नहीं आते। ठीक है। फवाद, आप क्या समझते हैं? हम बारहा ये बात करते आ रहे हैं कि जी दहशतगर्दों को तो मारा जा रहा है, लेकिन दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए, उसका सद्देबाब करने के लिए और भी इक़दामात हैं जो लेने, जिसमें हम दीगर ममालिक को भी शामिल कर सकते हैं। बलूचिस्तान चूँकि आपको पता है कि एक तरह से मादनियात का हब बना हुआ है, 6 ट्रिलियन हमारे डॉलर्स के जो है वहाँ पे वसाइल मौजूद हैं पाकिस्तान में। तो ये तो इन फ्यूचर हमें प्रॉब्लम तो आएगी सामने कि जी ये दहशतगर्दी तो जारी रहेगी, बल्कि और तेज़ी इसी वजह से आ गई है कि अब पाकिस्तान चूँकि इकोनॉमिकली भी पावरफुल होने जा रहा है, तो वो ही हज़म नहीं हो रहा उनसे। तो पाकिस्तान किस तरह दीगर ममालिक को इंगेज करे कि भारत के ख़िलाफ़ इक़दामात उठाए जाएँ? देखिए झाजी, अब मैं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर ना ये मफादात की एक मफादात का एक पूरा खेल होता है। दुनिया में हर मुल्क का एक मफाद होता है। जाहिर है कि भारत एक बहुत बड़ी मंडी है। आप ये नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल कोई तमाम मुल्क ये डिसाइड कर लेंगे कि भारत को नॉकआउट कर देना है, जिस तरह से किसी छोटे मुल्क को, चाहे शुमाली कोरिया हो या ईरान हो, इस तरीके से भारत नॉकआउट हो जाएगा। ये मुश्किल है। लेकिन जो भारत का दावा है कि वो शाइनिंग इंडिया है, वो सफारती महाज पर जो है वो विश्व गुरु बन रहा है, वो इस वक्त दुनिया को जो है वो लीड करने की पोजीशन के अंदर आ गया है, वो साउथ एशिया का टाइगर बन चुका है। ये तमाम चीजें अब भारत के लिए जो है ना वो मुश्किल होते जा रही हैं। पहला पत्थर इसका पड़ा, पत्थर तो खैर बहुत अरसे से पड़ रहे थे, लेकिन जो पहला भारी पत्थर पड़ा
वो था मार्का हक में एक फतह की सूरत में, कि जब भारत को सफारती महाज के ऊपर भी बहुत ही बदनामी का सामना करना पड़ा कि बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी बात के उन्होंने एक लिजिटिमेट मुल्क के ऊपर, एक एटमी ताकत के ऊपर, एक इतने बड़े जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वाले मुल्क के ऊपर, इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन बल है उसके ऊपर उन्होंने एक अटैक कर दिया। तो इन तमाम चीज़ों को भी दुनिया देखती है और दुनिया बहुत स्लोली रिस्पॉन्ड भी करती है, अपने मफादात को आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट करती है। और एडजस्ट करने के साथ साथ रास्ता निकालते हुए आप ये नहीं कह सकते कि भारत को इतना बड़ा बदमाश हो गया या उसकी पॉपुलेशन को इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि दुनिया कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन भारत, जाहिर है कि भारत एक शाइनिंग इंडिया की तरफ जा रहा था। एक इसमें देखें ना, हम भारत के खिलाफ जरूर हो सकते हैं, लेकिन हमें ये मानना चाहिए कि भारत में तरक्की हो रही थी और सारी तरक्की के पीछे जो है वो उस तरक्की के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट जो सफारती लिहाज से पाकिस्तान लेकर आया, ये पाकिस्तान की कोई छोटी कामयाबी नहीं है कि पाकिस्तान ने दुनिया के सामने भारत को जो है वो एक दिफाई एतबार से, दिफाई कह लें, एक जंगी एतबार से या एक मिलिट्रेली एतबार से जो है वो पीछे धकेल दिया है। इसके साथ साथ ये कोई कम बात नहीं है कि पाकिस्तान ने दुनिया के अंदर भारत को तकरीबन आइसोलेट कर दिया। अब आप देखिए कि कितना बड़ा एक वाकया हुआ कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग हुई, खित्ते के अंदर जंग थी। भारत तो इस खित्ते का सुपर पावर था ना, तो भारत कहाँ था? भारत को तो शायद किसी ने फोन करके भी नहीं बताया कि ये हम जो है वो कोई सीज फायर करने की तरफ जा रहे हैं या जंग शुरू करने की जा रहे हैं। हालांकि अगर दुनिया में कोई एक जगह रहने वाली पॉपुलेशन इस जंग से सबसे ज्यादा मुतासिर हुई तो वो भारत के अंदर थी। वहां पे एलपीजी सिलेंडर लिए लोग सड़कों के ऊपर निकल आ गए, तेल की कीमतें बुरी तरीके से, बड़ी कंट्रोल प्राइसेस है भारत के अंदर, हमें ये मानना चाहिए। तेल की जो है उनका पूरा एक मैकेनिज्म है बड़ा कंट्रोल का, लेकिन उसके अंदर इजाफा हो गया। लोग जो है वो खाना पकाने से महरूम हो गए क्योंकि एलपीजी की एक किल्लत वहां पर जो आ गई। तो इस जंग से अगर किसी जगह की आबादी सबसे ज्यादा मुतासिर हुई थी तो वो भारत था। उसके बावजूद ना भारत को किसी ने पूछा, ना भारत का कोई किरदार था, ना भारत को कोई सुनने के लिए या पूछने के लिए तैयार था। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो ये भारत के पीछे हटते हुए सफारती मामलात की तरफ है, जिसका एक बहुत बड़ा किरदार पाकिस्तान भी है। और अगर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप देख लीजिए, एक लम्हे को सोच लीजिए कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्या थी। तो बुनियादी तौर पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, पाकिस्तान के तो आवाम को पता ही है कि हमारी अफवाज कुर्बानियां दे रही है, हमारी अफवाज जो शीशा प्लाई हुई दीवार बन के खड़ी हुई है, तमाम प्रॉक्सीज को जड़ से उखाड़ने के लिए मैदान के अंदर मौजूद है। लेकिन आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दरअसल पाकिस्तान ने आलमी बरादरी को मुतवज्जा किया है कि देखिए ये आपका लाडला भारत अफगानिस्तान के साथ मिलकर कर रहा है। ये वही अफगानिस्तान है कि जिसको आप एड देते हैं, जिसके साथ आपने मुआहदे किए, जिसके अंदर जो है वो आप यहां से जो है वो चले गए, तो दहशत गर्दों के हवाले जो है वो आप हुकूमत करके चले गए। जरा इस जाने भी मुतवज्जा हुई है। आप ईरान को तो जो है वो नपने की और ईरान को जो है वो उससे निपटने की तो आप पूरी कोशिश कर रहे हैं। जरा यहाँ पे भी देख लीजिए कि काबुल क्या कर रहा है। ये एक अफरियत बनकर सामने आ रहा है। और पाकिस्तान अगर देखा जाए तो भारत को एक्सपोज करने के साथ साथ अफगानिस्तान का जो अफरियत दुनिया के ऊपर, जिसने जो है वो दहशतगर्दी की नर्सरी की हैसियत से इस वक्त किरदार अदा कर रहा है, पाकिस्तान उसको भी काबू कर रहा है। ये कोई हमारी जंग नहीं है, ठीक, ये जंग बुनियादी तौर पर जो है वो दुनिया की जंग है जिसको पाकिस्तान लड़ बिल्कुल रहा है। सही बात और आपने जहां तक फवाद, भारत की बात है, बिल्कुल सही जानिब आपने पॉइंट रेज किया है कि ये जंग जो है सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, ये जंग जो है ये दुनिया की बनती जा रही है। जिस तरह इज़राइल के हवाले से पहले बात की जा रही थी कि इज़राइल जो है वो पूरे ख़त्ते को और पूरी दुनिया में जो है वो अपनी इजारादारी करना चाहता है, काबिज़ है, जालिम है, नस्ल कुशी करता है। और भारत जो है वो उसका पार्टनर है, उसका भाई है, जो कि दुनिया भर में जो है वो अमन का दुश्मन है, दहशत गर्दी कर रहा है। और आलमी दुनिया को जो है दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ इस पे यकीनन इक़दाम लेने चाहिए। रही बात जो बलूचिस्तान के मामला है दहशत गर्दी की, तो हमारे जवान हैं जो रोज़ाना की बुनियादों पर शहादतें देते हैं। और ये जो 42 शहादतें हुई हैं, ये वो शहादतें हैं जो कौम का हयात बन चुकी हैं। मैं अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। यहाँ ब्रेक लूँगी और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो दूसरे पख्तूनख्वा हुकूमत की, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, जहाँ पर वो ख़ुद को तब्दीली, सादगी और जो इशराफिया है उनके मराद के ख़िलाफ़ जो है वो उसका ख़ात्मा करार देती थी। मगर उसके बरक्स हमने देखा था कि 11-12 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है बरसर इक़्तिदार हैं खैबर पख्तूनख्वा में, मगर वहाँ पर गुड गवर्नेंस के मामलात हैं, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वहाँ करप्शन का बाज़ार गर्म है, जो अपोजिशन उन पर इल्ज़ामात लगाती आ रही है। मगर इस वक्त अपोजिशन ने आज एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को शदीद तनकीद का शिकार बनाया है। और वो ये सवालात उठा रहे हैं, जिसकी वजह ये है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटी एक्ट 1988 में ऐसी तरमीम की हैं जिसके तहत जो अरकान असम्बली हैं, जो वज़ीर हैं, जो मुशीर हैं वहाँ पर, और जो ख़ास तौर पर वज़ीर आला हैं, उनको गैर मामूली मराद और इस्तिस्ना हासिल हो रहा है।
40 के करीब शिकें हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फरमाइशें भी हैं और ख्वाहिशें भी हैं, और अगर इनका जायज़ा लिया जाए तो हर ख्वाहिश ऐसी है कि दम निकलता हुआ नज़र आ रहा है। यानी ब्लू पासपोर्ट, साथ साथ मुफ्त रिहाइशें, टोल टैक्स माफ़ करने की शिक है, ममनुआ असलहा, और सबसे अहम एक और पहलू सामने आया कि मीडिया से मुतलिक नई कानून साजी की है। मुसव्वदे के मुताबिक अगर कोई सहाफ़ी असम्बली की कार्रवाई की मुबैना तौर पर गलत या गुमराहकुन रिपोर्टिंग करे, स्पीकर की पाबंदी के बावजूद कार्रवाई की शाया करे या कमेटी की रिपोर्ट पेश होने से पहले लीक कर दे, तो उसे इस्तेहकाक के ख़िलाफ़ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। अगरचे इन तमाम चीज़ों पर जो वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा हैं शफ़ी जान, उन्होंने कहा है कि ये जो मराहत हैं इसमें कोई इजाफा नहीं हुआ है और ब्लू पासपोर्ट के हवाले से ख़बर जो है उसमें कोई सदाकत नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि ये गज़ट नोटिफिकेशन जो है ये क्यों ऐसे शाया हो गया है, जहाँ शकों की वजाहत नहीं की जा रही है। क्या सवाल यही उठाएंगे कि ये जो नया कानून है ये क्या एक नई मरात याफ्ता अशराफिया को जन्म दे रहा है खैबर पख्तूनख्वा में। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब हमें ज्वाइन करेंगी, शाइस्ता खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार ज़ाहिर शाह शिराजी साहब भी मौजूद हैं। शाहिद साहब, सर आप लोगों को तो जब भी हम बात करते थे तो आपकी जमात माजी में अशराफिया और वीआईपी कल्चर के ख़िलाफ़ हमें खड़ी हुई नज़र आई, बल्कि उसमें उसका ख़ात्मा करने का दावा भी करती रही है। मगर अब ये जो कानून, ये तरमीम की जा रही हैं सर, इसमें इतनी सारी मराहत और इतना इस्तिस्ना, ब्लू पासपोर्ट, कानूनी इस्तिस्ना, ये तमाम चीज़ें सर क्या नज़र आ रही, क्या तासुर जा रहा है इस वक्त अवामी नुमाइंदों को कि हमें तो हमारे साथ खड़े होने वाली हमारी जमात है वो खुसूसी तौर पर इतनी मराहत ले रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच शाजिया खान फॉर इनवाइटिंग मी योर शो। बड़ा लेजिटिमेट और बड़ा ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस। मैं बहैसियत अपनी ज़ाती हैसियत के अंदर कभी भी इस तरह के बिल को सपोर्ट नहीं करता, और हम लोग इसके बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिक रहे हैं। जब इस तरह की मराहत पंजाब असम्बली में या सिंध असम्बली में या नेशनल असम्बलीज के अंदर आती थी, जिसके अंदर जब 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम करके इम्यूनिटीज ली गई, जब पंजाब असम्बली के अंदर जो है MPAs की सैलरीज को बढ़ाया गया, जब नेशनल असम्बलीज के अंदर MNAs की सैलरीज को बढ़ाया गया, तो हमने इसको स्ट्रांगली अपोज किया। आज अगर खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के अंदर इस तरह का एक्ट आया है, मैं कल भी एक टीवी चैनल पे मौजूद था, बल्कि मेरे समेत और बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाबरीन ने ये कहा, वर्कर्स ने ये कहा कि ये बिल्कुल हमें काबिल कबूल नहीं है। और उसी का ही रिजल्ट निकला कि आज चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने उसको रिविजिट करने के लिए स्पीकर को कह दिया है कि इसको रिविजिट किया जाए। और जहां तक बात रही आपकी जो है ब्लू पासपोर्ट के हवाले से, तो ये बिल्कुल वहां से पास हुआ है चीज, और उसके बाद लेकिन ये फेडरल सब्जेक्ट है, इसको फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि पासपोर्ट और इमिग्रेशन के जो मामलात हैं ये सारे फेडरल गवर्नमेंट के इख्तियार में आते हैं, तो ये सब्जेक्ट टू दी एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट है। इसी तरह का बिल जो है वो पंजाब असेंबली से ऑलरेडी पास हो चुका है। आई एम नॉट जस्टिफाइंग एनी प्रोविजन ऑफ दिस पर्टिकुलर बिल। मैं बड़ा क्लियरली कह रहा हूँ कि मैं इसका क्रिटिक हूँ। अपने जाती हैसियत के अंदर मैं इसको बिल्कुल नापसंद करता हूँ, इसको रिजेक्ट करता हूँ कि जब पाकिस्तान की अवाम जो है जिसकी मेरे लीडर इमरान खान जो तहरीक इंसाफ की बुनियाद इसी चीज के ऊपर रखी थी कि जो अशराफिया और जो आम आदमी है उसके दरमियान जो फर्क है उसको मैं खत्म करूंगा, तो आज अगर हमारी तरफ से कुछ इस तरह की चीज आई है तो हमारे ही लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया और हमारे ही चीफ मिनिस्टर ने देखे ना, फर्क आपको साफ नजर आएगा कि जब पंजाब के अंदर जो है 11 अरब रुपए का जहाज दिया गया, तो यहाँ के मिनिस्टर बड़ी तकबराना अंदाज के अंदर कहती हैं हाँ हमने लिया, और उसके बाद उसके ऊपर कहका उठता है। लेकिन जैसे ही खैबर पख्तूनख्वा की एक एक्ट सामने आता है, हालांकि क्रॉस द बोर्ड इसको यूनानिमसली पास किया गया है, उसके अंदर नून लीग भी शामिल है, उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है, लेकिन इन दोनों जमातों से वफाक के लेवल पे या पंजाब के लेवल पे तो प्रेशर ही आई है। लेकिन सर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में तो इसकी मंजूरी दे दी गई ना इस एक्ट की, और गजट नोटिफिकेशन भी आ गया है। आप जस्टिफिकेशन जी, मैं बिल्कुल इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। ये 30 अप्रैल को ये बिल पास हुआ, 7 को गैजेट नोटिफिकेशन इसका आ गया, इसके अंदर कोई शक नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब ये बिल पास हुआ
एक चीज तो शफी जान साहब ने भी क्लियर की कि जो पासपोर्ट्स का मामला था उसके अंदर ये चीज जो काबीना के चलिए अंदर सर, से वो सामने तो आई थी। विफाक का इस्तेहकाक है ना, वजारत दाखिला का, मोहसिन नकवी साहब का, कि वो इसको देखते हैं या नहीं देखते। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें से टोल टैक्स फ्री करना, आवाम देती रहे अपने टैक्स, एक तरफ टैक्स भी दे और दूसरी तरफ उसको बेनिफिशरी भी ना हो। लेकिन आप लोग तो टोल टैक्स भी फ्री कर रहे हैं। दूसरा, ये जो क्लैशनकोफ के असले के ऊपर बात हो रही है कि 8 लाइसेंस पहले मेरा ख्याल है 2 मिलते थे, गालिबन ये तस्वीर कर दीगा 4। लेकिन ये जो है मतलब ममनुआ असला, भाई फिर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को भी दे दें असले के लाइसेंस, ताकि वो भी अपनी जान का के दिफा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल कर लें। आप किस किस चीज़ की जस्टिफिकेशन देंगे सर? मैंने पहले जिस तरह कहा कि मैं जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कर रहा, ठीक लेकिन हो मैं गया। साथ ये जरूर कहूंगा कि ये 1988 का जो एक्ट था उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट लाई गई और 1988 का जो खैबर पख्तूनख्वा प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज एक्ट था उसके अंदर टोल टैक्स जो है वो ऑलरेडी एमपीएस और एमएनएस को फ्री है, इसके अलावा मिनिस्टर्स को फ्री है, नहीं तो ये तो आर्मी सर को इस फ्री है, प्रोविंस में होगा ना, ये तो पंजाब। सिंध और पंजाब की भी बात कर रहे हैं ना सर? जी बिल्कुल, पंजाब और सिंध के अंदर भी टोल टैक्स फ्री है एमपीएस और एमएनएस के लिए। इसके ऊपर कोई कदगन नहीं है और ये पहले भी चलता आ रहा ठीक। है और ये 1988 से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौजूद था। और दूसरी बात, जो 4 प्रोहिबिटेड लाइसेंसेस वो तो ठीक ऑलरेडी है, 1988 चले के मेरे, तहत ठीक है सर, अवेलेबल आपका थे। पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया। ज़ाहिर शाह साहब, आप किस तरह देख रहे हैं एज अ जर्नलिस्ट, एक ऐसे वक्त में जब आवाम जो है खैबर पख्तूनख्वा की वो महंगाई, बेरोज़गारी, बुनियादी सहूलियात, लॉ एंड ऑर्डर के मामला, हम करप्शन के बहुत सारे केसेस आए दिन खुलते रहते हैं, वहाँ के अपने मिनिस्टर्स खैबर पख्तूनख्वा के जो है वो इस हवाले से तस्दीक कर चुके हैं। इन तमाम चीज़ों में इस तरह का जो इस तरह का बिल आना, कौमी असम्बली पख्तूनख्वा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में उनकी तरमीम की मंजूरी तक दे देना, आप क्या समझ रहे हैं? क्या ये मतलब क्या सोच के ये बिल को पास किया गया है? कोई और जस्टिफिकेशन भी इन लोगों की तरफ से नहीं आ रही है कोई? बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया। जैसे शाहिद साहब बात कर रहे थे, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि वो इंडोर्स नहीं करते इंडिविजुअली, लेकिन क्या पार्टी इंडोर्स करती है, एक सवाल ये है। दूसरा, अभी आपने देखा शफी जान साहब के साथ पीएमएलएन के तो नहीं थे, लेकिन पीपल्स पार्टी और साथ साथ अवामी नेशनल पार्टी और दूसरे जो जमातें असेंबली के अंदर थी, उन्होंने भी बड़ी ओपन जस्टिफिकेशन दी कि नहीं, ये हमारा इस्तेहकाक है क्योंकि हम पाकिस्तान की रियासत में हुक्मरान है और 4 की बजाय 8 लाइसेंसेस की इसकी जरूरत है कि उन्हें खतरात है। ये शफीजान साहब ने कंफर्म किया। तो मतलब ये है कि वो खुद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को एडमिट करते हैं, विच इज अ वेरी सीरियस इशू। और मेरे ख्याल में बेशक अगर असेंबली के अंदर इस किस्म की बरात के लिए ये स्ट्रगल करते तो अवाम के लिए इन्होंने क्या किया? एक सवाल साथ साथ ये जरूर पैदा होता है, क्या अवाम को तहफ़्फ़ुज़ मिला? नॉर्दर्न एरियाज के अंदर आप मूव नहीं कर सकते, सदर्न एरियाज के अंदर आप मूव नहीं कर सकते। आपके नॉर्दर्न जो टूरिज्म रिलेटेड एरियाज है वो डिजास्टर हिट है। फिर एक और चीज है, वो शायद साहब को भी शायद पता हो कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर ये सवाल एक पूछा गया किसी मेंबर की जानिब से अपोजिशन के कि आपको पैसे कितने मिले? तो 2021 से 25 तक 34 खरब और 55 अरब रुपए से जायद मिले हैं सूबाई हुकूमत। आया इन तमाम चीजों को हम इसी तरह जो मरात हैं टैक्सेस की मद में या असले की मद में या इसके साथ साथ आप जो एग्जाम्पशन मांग रहे हैं, खासतौर पर स्पीकर हर लिहाज से मांग रहे हैं, डिप्टी स्पीकर भी मांग रहे हैं, और फिर जस्टिफिकेशन इवन पीपल्स पार्टी के मेंबर्स ने तो इस हद तक गए जो अहमद कुंडी साहब है कि मैं ये चाहता हूँ कि स्पीकर साहब को रेड पासपोर्ट दिया जाए। तो देखिए वो अशराफिया का हम ओवरऑल जेनरिक बात करते हैं। क्या तहरीक इंसाफ का जो मैनिफेस्टो था वो यही था कि बाकी असेंबलीज के लोग जैसे अशराफिया के तौर पे बिहेव करेंगे वो भी करेंगे? अब हम ये कह रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल के ये लोग हैं। इस वक्त हम ये मानते हैं कि एपी के अंदर लिटरली यूथ विंग जो है वो रूल कर रहा है। सीनियर लीडरशिप आपको नजर नहीं आएगी, दैट इज द रीजन के सीनियर लीडरशिप ऑलवेज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द यूथ लीडरशिप। चीफ मिनिस्टर यंग है, बाकी 2-3-4 मिनिस्टर देख लें जो की पोजीशन पे है वो सारे यूथ विंग के लीडर हैं। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि आम लोग इस जगह तक पहुंचे और वही अगर इस चीजों के ऊपर फोकस करें तो मेरे ख्याल में जरा सा कंसर्न है। दूसरा जो जस्टिफिकेशन हमें दी गई वो ये था कि 1988 के जो बिल में थोड़ी अमेंडमेंट की और बोथ द बिल वर इवन डिस्ट्रीब्यूटेड। खासतौर पर मीडिया के हवाले से मैं बात करूंगा। देखिए हमारे पास मीडिया के लॉ हैं, स्लेंडर के लॉज हैं, आपके पास पीका एक्ट को तहरीक इंसाफ अपोज करती रही है कि ये फेडरल गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा जालिमाना किस्म का डिसीजन है जिसको जो है वो रोका जाए। लेकिन आज उसी पीका एक्ट के तहत कई साथियों के खिलाफ आपने
ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया शायद। जी सर। आखिरी चीज ये देखिए, बेशक जो कवानीन मौजूद हैं आप उस पर अमल दरामद कराएं, जो स्लैंडरिंग होगी, जो आपके खिलाफ एक्यूजेशंस होंगी, जो जस्टिफाइड चीजें नहीं होंगी, उसके ऊपर अगर कोई एक्शन लेती है, लेकिन 5,000 से जुर्माना आपने 10 लाख किया, फिर आपने स्पीकर को एम्पावर किया कि वो जर्नलिस्ट उससे पूछ के सारे काम करेंगे। दिस इज द एरिया ऑफ कंसर्न वेयर आप समझते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात बार बार की गई, क्या वाकई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन केपी के अंदर है? मेरे ख्याल में ऐसा भी नहीं है। ठीक है सर। नाराज होते हैं चीफ मिनिस्टर साहब भी, मिनिस्टर साहिबान भी, और वो भी इल्जाम लगाते हैं कुछ लोगों के ऊपर कि शायद ये काले पीले नीले चैनल जो हैं वो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। हालांकि जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है तहरीक इंसाफ की, वो अपनी लीडरशिप को भी नहीं छोड़ रही। और आखिरी एक चीज में ऐड करूंगा कि जितना मेरे ख्याल में कंट्रोवर्सी पैदा हुई है, ये तहरीक इंसाफ की अपनी सोशल मीडिया विंग की मैं समझता हूँ इन चीजों को ना समझने की वजह से पैदा हुई है। ठीक है सर, आपका चीजें मौजूद हैं। बिल्कुल सर, आपका पॉइंट आ गया सर। शाइस्ता ने हमें ज्वाइन कर लिया है। शाइस्ता, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया अपना। आज खैरी से पास किए जाने वाला जो बिल था उसको आप लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसको अजीब व गरीब का नाम करार दिया। आप क्या समझ रही हैं, आपकी नज़र में क्या ये इख्तियारात जमहूरी एहतसाब के मुनाफी हैं? जी बिल्कुल, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने एक चीज़ वज़ा की थी कि हमने जब अवामी नुमाइंदे हम मुंतखब होकर आते हैं, हम एक अवाम का मैंडेट लेकर आते हैं, हम उनको रिप्रेजेंट करके आते हैं, तो उनका अवाम का मकसद हमें वोट देने का ये है। जिस तरह वो एक नारा लगाते हैं कि साफ़ चली शफाफ चली, तो शफाफ तो वो कहीं भी नहीं चली, कहीं करप्शन लेकर चली, कहीं हेल्थ कार्ड्स में करप्शन लेकर चली, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बनाने के लिए CNW डिपार्टमेंट को खोला तो वहाँ अनोखी कहानियाँ मिली। तो अवाम तो चाहती थी कि उसको एक अच्छी सेहत मिले, उसको अच्छी तालीम मिल सके। हमारे नौजवान ने एक अच्छे मुस्तकबिल को सोचकर इनका साथ दिया था, लेकिन अवाम को मुंतशिर करने के लिए उसी नौजवान नस्ल को जो इस्तेमाल किया गया। और फिर उसके बाद आज जब आप हुकूमत बैठती है और वो कहती है कि फेडरल हमारे फ़ंड्स में ज़्यादा हमारे फ़ंड्स करे, तो मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि ये फ़ंड ज़्यादा इसलिए करवा रहे थे क्योंकि इन्हें मराहत चाहिए थी। कुछ मराहत जिसमें आप लोग कह रहे हैं कि जी हमारी तनख्वाहें बढ़ाएं, वो तो देखें अगर उसको शफाफ तरीके से किया जाए उस अमल को, और अगर उनकी ज़रूरियात हैं तो ज़रूर जी ज़रूर उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाए। लेकिन कुछ बातों पे जिसमें आप लोग प्रोटोकॉल्स मांगने की बात करते हैं, आप किसी और पर आप नुक्ताचीनियाँ करें कि वो प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल कर लिए हैं, उन्होंने जहाज़ ख़रीद लिए हैं, तो थोड़ा सा अपने ऊपर भी नज़रसानी कर लेनी चाहिए कि आप फिर प्रोटोकॉल्स नहीं लेते, आपके कौमी ख़जाने से वो पेट्रोल का ख़र्चा नहीं होता जो प्रोटोकॉल्स आप मांग रहे हैं, और फिर जो मराहत आप मांग रहे हैं वो कौमी ख़जाने से वो ख़र्चा नहीं होगा। सबसे बढ़कर हम जब भी बात करते हैं कि हमें सेफ्टी चाहिए, इनके अपनी सेफ्टी के लिए इन्होंने B ग्रेड की सिक्योरिटी मांगी है, तो मुझे ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में बसने वाला हर बच्चा, हर नौजवान, हर बूढ़ा, हर औरत क्या महफूज है? सबसे पहले आप वहाँ पर उठाकर 2 केसेस अभी रिसेंटली देखें। अगर आप यहाँ पे डॉक्टर वर्दा का केस देखते हैं, डॉक्टर मैविश का केस देखते हैं, तो क्या उन लोगों को भी एक जो अस्पताल में एक मसीहा काम कर रहा है उसकी प्रोटेक्शन का आपको ख्याल, उसकी सिक्योरिटी का नहीं है? उसको भी A ग्रेड सिक्योरिटी आप फराहम करें ना, कि ताकि वहाँ पे जो एक टीचर सुबह उठकर स्कूल जाती है उसकी भी सिक्योरिटी उसी तरह से ही महफूज हो। जो बच्चा स्कूल जा रहा है, जाकर कहीं उसके ऊपर कोई ऐसा दहशतगर्द दी का कोई प्रॉक्सी वार के बेचारा हथे ना चढ़ जाए, तो उस नौजवान के हाथ में, जिसके हाथ में आप लोग पेट्रोल बम्स पकड़ा रहे हैं, उसके हाथ में कलम देने की बात करें, उससे स्ट्रीट मूवमेंट्स में निकाल रहे हैं, तो उनके लिए अगर आपको ये मजीद मराहत चाहिए कि आप सेफ्टीज के साथ, और ख़ास तौर पर मुझे तो अफसोस इस बात का है कि आप जमहूरियत का जब नारा लगाते हैं, तो जमहूरियत का नारे में जब आप लोगों की कोई भी चीज़ें, अगर आप कोई करारदाद पेश करते हैं, तो आप कम अज़ कम अपनी आवाम को तो उसमें अपने साथ लूप में लें। और सबसे बढ़कर के जो जर्नलिस्ट की एक आज़ादी को आप छीनने की कोशिश करें, तो उसका ये मतलब है कि अब उनका कलम आपकी मर्ज़ी से चलेगा। जिस जर्नलिस्ट को आप आज़ादी के देने की बात करते हैं, तो डेमोक्रेसी, जमहूरियत तो ये कहती है कि फ्लोर पर बहस होनी चाहिए। क्या आप आया आवाम की भी ज़बान बंद करेंगे, आप ब्यूरोक्रेट्स की भी ज़बान बंद करेंगे, आप जर्नलिस्ट की भी ज़बान बंद करेंगे? तो खुदारा खैबर पख्तूनख्वा को आप किस धाने पर लेकर जाना चाहते हैं? पहले हम अरबों
अरबों रुपए के कर्जों के बोझ के नीचे दबे पड़े हैं। अब हम लोग अगर किसी जगह जाते हैं, चाहे वो आप कहते हैं कि जो हमें डाक बंगलों में, रेस्ट हाउसेस में हमें फ्री रखा जाए, तो मेरे ख्याल में पहले भी मामूली जो रकम है वो चार्ज की जाती है अगर आप वहाँ पे जाकर स्टे करते हैं। तो अगर इतना पैसा जो उसकी मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल होता है, मेरे ख्याल में एक अवामी नुमाइंदा जो सिलेक्ट होकर आता है, जिसकी आवाम की उसके ऊपर एक तवक्कुआत होती हैं, उसको पूरा उस पर उतरने के लिए ये हक हासिल है। क्यों ना, अगर आप अपनी ये मराद चाहते हैं तो वाई नॉट एक डॉक्टर की जिसकी अभी तक वो जो एचओ और आपका जो टीएमओ बैठा हुआ है उसकी मराद आप नहीं बढ़ा रहे, आप हॉस्पिटल्स का मेयार बढ़ाने की कोशिश नहीं कर ले, आप कोई बर्न यूनिट हमें अभी तक बनाकर क्यों नहीं दे रहे। हतार का वाकया पेश आया, पूरे हमारे पास कोई बर्न यूनिट नहीं था, हम पेशेंट को रेफर टू पंजाब कर रहे थे, रेफर टू जो है इस्लामाबाद कर रहे थे। खुदारा इसके बारे में सोचें कि जो आपके पास एक फंड आता है उसको अपनी मराद के बजाय ऐसी जगह पर इस्तेमाल करें कि जिस अवाम ने आपको मैंडेट दिया है वो अवाम कम से कम जो तवक्कुआत रखती है उस पर हम पूरा उतर सकें। शाहिद साहब, शाइस्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपने जो पहले बात की थी कि जी ये जो मराहत हैं ये तो पंजाब हुकूमत भी लेती हुई आ रही है और दीगर भी आपने मिसालें दी, लेकिन सर एक फ़र्क तो है ना कि यहाँ पे गुड गवर्नेंस तो कायम है, एक फ़र्क तो है ना कि यहाँ पे आवाम के लिए जो है वो बहुत बेहतर काम किया जा रहा है, ख़ास तौर पे पंजाब के जो आप देख रहे हैं कारकर्दगी, उससे तो आप खैर इनराफ़ नहीं होंगे। लेकिन सर आज इख्तियार वली साहब ने भी इसी हवाले से बड़ी संगीन बातें की हैं। उन्होंने सेहत के मामलात उठाएँ, तालीम के मामलात उठाएँ, पुलिस के निज़ाम के हवाले से बात की है। आप कह भी रहे हैं कि ये बिल जो है वो सही नहीं है, तो क्या ये बिल वापस लेंगे आप? क्योंकि इख्तियार वली साहब ने तो आप लोगों से ये डिमांड की है कि इस बिल को वापस लिया जाए। देखिए, एक तो चीफ मिनिस्टर केपीके ने ऑलरेडी स्पीकर को ये डायरेक्शन दे दी हुई है कि आप इसको रिविजिट करें और जिन शिकों के ऊपर एक एहतजाज मौजूद है, जिन शिकों के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं अवाम पाकिस्तान के, उनको बिल्कुल वापस लिया जाएगा। और हमारे सर सबसे बड़ा तो तहफ़्फ़ुज़ ये होना चाहिए कि तहरीक इंसाफ आप लोग की जमात का नाम है, लेकिन आप लोग तो खुद ही अदालतों में पेश होने से उसको इस्तिस्ना करार दे रहे हैं। ये तो समझे कानून की बालादस्ती की मुनाफी है। देखिए, मैंने जिस तरह पहले बात की कि अब जरा थोड़ा इंतजार कर लें और इंशाल्लाह ये सारी चीजें रिविजिट हो जाएंगी और ये सारी चीजें वापस हो जाएंगी जिसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम लोग वो लोग हैं जो आइन और कानून की बालादस्ती और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर यकीन रखते हैं। लेकिन गुजारिश ये है कि जब ये मुस्लिम लीग नून वाले ये बातें करते हैं अपने मुंह से, तो मुझे नहीं समझ आती कि इनके कॉल ऑफ फेल के अंदर बहुत बड़ा तादाद नजर आता है। अब पंजाब 2013 से लेकर 2026 तक केपीके के अंदर पीटीआई की गवर्नमेंट है। मुझे बताएं क्या वहां पे किसी एमपी की तनख्वाह आज तक बढ़ी है? आज भी वो 1,75,000 ले रहे हैं। पंजाब असेंबली के अंदर आप देखें कि अब वही तनख्वाह जो है 1,40,000 से आज 6 लाख रुपया है। तो ये इन्होंने बढ़ाई। क्या पंजाब के अंदर गुर्बत खत्म हो गई थी? क्या पंजाब के अंदर एमपीएस को मराद ज्यादा चाहिए थी? क्या 11 अरब रुपए का जहाज लेने का तुक बनता था चीफ मिनिस्टर का? जब आई थी तो उस वक्त ये क्या नारा लगे कर आई थी कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो तबाह हो गई है। क्या उस वक्त की 7% जीडीपी ग्रोथ के मुकाबले में आज जो 3% की ग्रोथ है, क्या मुझे नहीं समझ आती। चलें बैरिस्टर साहब, मैं चाहती हूँ गलत था, आज अच्छा है। मैं चाहती हूँ ज़ाहिर साहब जो हैं इस पे कमेंट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ज़ाहिर साहब ठीक है, जितनी भी बातें हैं जो इनके कंसर्न हैं, जो ये हमेशा तनकीद करते आए हुए हैं हुकूमत के ऊपर, पंजाब हुकूमत के ऊपर, लेकिन आप क्या समझते हैं क्या ये इस स्टेज पर हैं कि ये दूसरी सूबाई हुकूमतों पर तनकीद करें, जबकि अब तक अपनी गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इतने अरसे से वहाँ पे हुकूमत है मगर अपनी आवाम के लिए कुछ नहीं कर सके ये लोग? शाजिया, ऑब्जेक्टिवली अगर आप स्पेसिफिकली इस बिल की बात कर रहे हैं, बेशक चीफ मिनिस्टर ने रिव्यू का ऑर्डर दे दिया है। स्पीकर को कहा गया है कि आप तमाम जितनी शिकें हैं उसको रिव्यू करें। सवाल यही पैदा होता है कि हमेशा जब केपी असेंबली के अंदर या किसी असेंबली के अंदर ये मामला और बिल पेश किए जाते हैं तो वो दे आर प्रॉपरली अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। ये वाइड बिल है जो कि इससे आगे पीछे तमाम चीजें अपलोड हुई, लेकिन 30 अप्रैल को ये बिल अपलोड ना हुआ। फिर आप देखें, इसको गवर्नर ने 5 तारीख को इसके ऊपर सिग्नेचर किया, उन्होंने भी इसको एंडोर्स किया, फिर गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ। लेकिन इलविल तो तमाम पॉलिटिशियंस के बिहाफ में इसमें है, चाहे वो जिस जमात का भी है। अपोजिशन पार्टीज का जो इस वक्त सूबाई असेंबली के अंदर अपोजिशन लीडर है वो पीएमएलएन के हैं, उनको भी चाहिए था कि इस चीज को उठाते। बहरहाल अगर आप गवर्नेंस की बात करें, देखिए इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। बेशक सूबे के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो लाइन ऑर्डर का है, फिर आपके यहाँ
अगर आप तालीमी इमरजेंसी की बात करें, हेल्थ की इमरजेंसी की बात करें, तो सवालात वहाँ पे भी हैं। 4.9 मिलियन बच्चे आपके स्कूल से बाहर हैं। सदर्न नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। जो न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट हैं, आप कहते हैं जनाब वहाँ पे हमें फंडिंग नहीं हो रही। मैं फिर दोबारा उसी तरफ जाऊंगा। जो डॉक्यूमेंट है केपी असम्बली के अंदर पेश किया गया, और वो सूबाई हुकूमत ने खुद पेश किया कि 2021 से 25 तक इनको 34 खरब रुपए से ज्यादा मिले। लास्ट ईयर 10 खरब रुपए से ज्यादा केपी गवर्नमेंट को मिले, जिसमें से 1 खरब और 55 अरब समथिंग ये सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी की मद में मिले। बाकी 9 खरब रुपए वो आपको एनएफसी और नेट हाइडर प्रॉफिट के मिले। तो क्या हमने वाकई डैम्स बनाए उन पैसों के ऊपर? क्या वाकई हमने वॉर ऑन टेरर के लिए वो पैसे डाइवर्ट किए, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को मजबूत किया, पुलिस को मजबूत किया? आज फिर शफी जान साहब ना कहते कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट है इसलिए हम 4 से 8 लाइसेंसेस देंगे। सवाल ये पैदा होता है कि डाइवर्जन है। अगर सूबाई हुकूमत बेशक वो तरीके इंसाफ की है, तो क्या इनकी जो टॉप पार्टी पार्लियामेंट्री लीडरशिप है, क्या वो कॉन्फिडेंस में नहीं रहती जब तमाम लेजिस्लेशन होती हैं? एक सूबे के अंदर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की ये बिल्कुल उनकी जो है वो प्रोरोगेटिव है कि वो जो करना चाहें। लेकिन आप जब बजट की बात करते हैं, वो कहते हैं हम इमरान खान साहब के अप्रूवल के बगैर बजट नहीं पेश करेंगे। फिर एक सवाल आया जनाब कि उनके अप्रूवल के बगैर हम बजट मंजूर नहीं करेंगे, वो भी हो गया। और असल सवाल ये, क्या शाहिद साहब की जो पार्टी की हाई कमांड है और जो सूबाई हुकूमत है, क्या वो डिफरेंट पेजेस के ऊपर है? क्या इनके दरमियान वाकई कॉन्फ्लिक्ट है? और ये एक बड़ा सवाल है। मेरे ख्याल में हम इस तरफ देखेंगे तो हमारे लिए इसीलिए गवर्नेंस के इश्यूज बन रहे हैं कि पार्टी लीडरशिप और जो पार्टी के इस वक्त गवर्निंग सिस्टम है, एग्जीक्यूटिव सिस्टम है सूबे के अंदर, उनके दरमियान भी काफी इख्तलाफात है। जब शफी जान साहब ने ट्वीट किया, उनको ये भी अंदाजा नहीं था कि वाकई ये बिल पेश हुआ है। मैं आपको बताया ना कि 30 अप्रैल को ये अपलोड होना चाहिए, तो नहीं हुआ। फिर जब आपने उसका गजट नोटिफिकेशन जाए, उसके बाद लोगों को पता चला। आम इशू जो मैं समझता हूँ, कॉन्फ्लिक्ट आपस के जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो जाहिर साहब इस पे तो हम बहुत दफा प्रॉब्लम है। डिबेट कर चुके हैं। कॉन्फ्लिक्ट तो सामने है, नजर आते हैं, इसमें कोई दो राय तो है ही नहीं। शाहिद साहब कोई ऐड करना चाह रहे थे? सर मुख्तसर बोलिएगा, मैं शाहिद साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूंगी। जी, मैं बिल्कुल यही कहना चाह रहा था कि जब ये बिल कैबिनेट में पहले जो है इसको अप्रूव किया, तो जब कैबिनेट के सामने आया था उस वक्त अहलिया या बच्चों के हवाले से ब्लू पासपोर्ट का कहीं जिक्र मौजूद नहीं था। ये जब असेंबली के अंदर आया तो वहां पे उस पार्टी के कुंडी साहब, अहमद कुंडी साहब ने यहाँ पे ये अमेंडमेंट फ्लोट की, और उसके बाद प्रेस गैलरी के अंदर सहाफी भी मौजूद थे, हर शख्स मौजूद था, और असेंबली के अंदर इसके ऊपर बकायदा वोटिंग हुई और उसके बाद ये पास हुआ। मैं फिर ये बात कहता हूँ कि मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। कतगन लगा दिया है बैरिस्टर साहब इस कानून में। मैं उस बात पे जा रहा हूँ। देखिए, असेंबली का और हुकूमत का ये दो डिफरेंट डोमेन्स हैं। अगर असेंबली का कहीं पे नेग्लिजेंस है, जो हम मानते हैं कि ये असेंबली की वेबसाइट के ऊपर अपलोड होना चाहिए था, तो ये असेंबली का जो स्टाफ है उसके जुमरे में आता है। हुकूमत के जुमरे में जो चीज आती है, देखिए हमने उसी वक्त फौरी तौर पे चीफ मिनिस्टर ने ऑर्डर कर दिया, चीफ मिनिस्टर ने कह दिया, डायरेक्शन पास कर दी स्पीकर को कि जितनी हमारी मुतनाज़ा शिकें हैं, जिनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात है, उनको फौरी तौर पे रिव्यू किया जाए। और करीब आप देखेंगे विद इन अ वीक जो है ये सारी चीजें आपके सामने आएंगी। बड़ा ही इन्होंने तो इंडोर्स किया है कि जी विद इन अ वीक जो है हमें नज़र आ जाएगा ये बिल जो है ये, बल्कि आपके इख्तियार वली साहब ने भी यही बात की, इस बिल को वापस लिया जाए। तो आप समझ रहे हैं कि ये अच्छा इनिशिएटिव होगा इनकी तरफ से? जी बिल्कुल, अगर ये बिल को वापस लें तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव होगा। एक मुझे ये समझ नहीं आती, रोज़ ये जहाज़ का जिक्र करते हैं, वो जहाज़ अगर यहाँ पे ख़रीदा गया है तो वो हुकूमत ने जहाज़ ख़रीदा है तो वो हुकूमत वो जहाज़ यहीं पे छोड़ के जाएगी, लेकिन ये जो प्रिविलेजेस ले रहे हैं ये लेकर अपने घर जाएंगे साथ में, वो हुकूमत के लिए छोड़ कर इन्होंने नहीं जाने। बात ये पंजाब की करते हैं तो पंजाब में प्रोजेक्ट्स जो मैडम ने शुरू किए ना वो फिंगर टिप्स पर गिनने वाले हैं। उन्होंने सुथरा पंजाब का प्रोजेक्ट दिया, धीरानी का प्रोजेक्ट दिया, अपना घर अपनी छत का प्रोजेक्ट दिया, और अभी किसान के लिए जो उन्होंने इतने इनिशिएटिव्स लिए, स्कॉलरशिप्स दिए तलबा को, इलेक्ट्रिक बाइक्स दी बच्चियों को, इलेक्ट्रिक बसेस दी, मेट्रो बसेस का देख लें आप, ऑरेंज लाइन से इनकी तो बीआरटी इनसे मुकम्मल नहीं हो सकी अब तक। ये बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की, मेरा ताल्लुक है हज़ारा डिवीजन से, इनके पास एक अच्छा सा हॉस्पिटल, एक टर्शरी केयर सेंटर है पूरे हज़ारा डिवीजन में, जिसमें हमारे आईसीयू के बेड्स नहीं पूरे कर सक रहे हम। 5 करोड़ की आबादी है पूरे सूबे में और सिर्फ 390 जो है हमारे पास पूरे सूबे में आईसीयू के बेड्स हैं पेशेंट्स के लिए। आप लोग
लोग अपने जो लोग हैं उनको तो कम से कम पहले उनकी मराद दें, उनके फंडामेंटल राइट्स के बारे में सोचें, फिर बाकी ये देखें कि आप कौन सा बिल लेकर आ रहे हैं जिससे आपको फायदा हो रहा है। दूसरों के ऊपर नुक्ताचीनी करने से पहले अपने गिरबान के अंदर झांकना चाहिए कि हम खुद क्या करें। आपने खुद कहा कि जी हम तो साइकिल के ऊपर जो है वजीर आजम हाउस आएंगे, तो फिर आप उसी हेलीकॉप्टर के ऊपर वजीर आजम हाउस आते थे। अभी आपके मुशीर उठ के वहां पे टिकटॉक्स बनाते हैं जब वो हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते हैं। आपके वजीर आला का भाई जिस वक्त सूबे में जाता है तो वो अपने साथ प्रोटोकॉल 5 गाड़ियों का लेकर, जो वजीर आला का भाई है वो लेकर जाता है। आप जब कहते हैं कि हम लग्जरी को सी ऑफ करते हैं तो फिर आप खुद ही ये सारी लग्जरियस लाइफ को खुद ही अडॉप्ट करने की कोशिश करें। खुदारा इस बिल को भी वापस लें। और खैबर पख्तूनख्वा की जो बैड गवर्नेंस है वो सबके सामने आ चुकी है। बच्चों की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं। और स्कूल्स की हालत आप देख लें कि जो बच्चों के जो स्कूल है वहां ना साफ पीने का पानी है, ना वहां पे 4 दीवारियां हैं, ना कोई अपडेटेड अभी लाइब्रेरीज तो है। हम ये डिबेट कर रहे हैं शाइस्ता, लेकिन यकीनन जो वहाँ के अवाम है खैबर पख्तूनख्वा के, वो यकीनन आइन के आर्टिकल 25 के तहत ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि क्या वाकई ये जो बिल है ये शहरियों की बराबरी और कानून की बालादस्ती के उसूल के मुताबिक है या नहीं, और देखेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है इसका जवाब दे सकेगी या नहीं। मैं तमाम मेहमान चाहूँगी प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह निगहबान।